दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और अपने लिए सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना दोनों अलग चीजें हैं। और यकीन मानिए, अगर आपको एक सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना आ गया तो आप अपने लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कॉर्पस, एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। यकीन मानिए, म्यूचुअल फंड की इतनी ज़्यादा कैटेगरीज है कि जब भी कोई नया इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक ए और दूसरा बी। ए ने कंजर्वेटिव डेट फंड में इन्वेस्ट किया 20 सालों के लिए और दूसरा फ्रेंड बी है जो कि इक्विटी में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया। तो दोनों का जो 20 साल बाद कॉर्पस जनरेट होगा उसमें लाखों का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है कि दोनों म्यूचुअल फंड ही है, एक के पैसे कम बढ़ रहे हैं और दूसरे के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लाखों का डिफरेंस आ रहा है उनमें। तो आखिर कुछ ना कुछ इसमें बेसिक्स होगी जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो देखिए, म्यूचुअल फंड में भी 3 कैटेगरी बनी हुई है। पहला इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा हाइब्रिड। अब ये तीनों है क्या, इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा सा आपको और ज्यादा बैकग्राउंड में चलना होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, चाहे पीएसयू या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या फिर गवर्नमेंट, सबको अपने प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये मनी इंडिविजुअल किसी एक के पास नहीं हो सकती, इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम पब्लिक से, आम पब्लिक से कुछ उधार ले। अब पब्लिक पैसे क्यों देगी गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनी को या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी को? क्योंकि जो भी पैसा ये उधार देते हैं गवर्नमेंट को या फिर सेक्टर्स इन कंपनीज को, उस पर एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न पब्लिक को मिलता है, ऑफर किया जाता है। इस वजह से पब्लिक भी इन्हें लोन के तौर पर पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसके शेयर्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। जैसे एमआरएफ का शेयर देखेंगे तो 1,31,000 का शेयर इस समय वर्तमान में चल रहा है। तो क्या एक इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल है कि वो 1,31,000 का एक शेयर ले पाए? नहीं ले सकता, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी खर्चे को निकाल करके मुश्किल से 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया जब बचा पा रहा है तो क्या वो 1,31,000 का शेयर ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या होगा कि एक म्यूचुअल फंड हाउस होगा जिसे एएमसी बोला जाएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या करेगी कि सभी रिटेल इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करेगी। अब चूंकि एक इन्वेस्टर जो कि 500 रुपया ही महीना इन्वेस्ट करना चाहता था, वो एमआरएफ का 1,31,000 का शेयर नहीं ले सकता है। लेकिन ऐसे लाखों इन्वेस्टर्स जब मिल जाएंगे, जब इनका पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तब ऐसे 1,31,000 के कई शेयर्स लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए इसे म्यूचुअल फंड बोला जाता है कि क्योंकि सभी लोगों का पैसा कलेक्ट करके, यानी म्यूचुअली सभी पैसे को कलेक्ट करके और तब फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए इसे म्यूचुअल फंड बोला जाता है। ठीक है। इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो भी एट द एंड आपका शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट होगा, मतलब कि किसी ना किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स ही खरीदे जाएंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर शेयर मार्केट में जाते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का आप शेयर ले रहे होते हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो जो एएमसी है, यानी जो पैसे कलेक्ट करके आपके बिहाफ पर पैसे को लगा रही है, वो पर्टिकुलर किसी एक शेयर को नहीं खरीद रही होती है, वो ग्रुप ऑफ शेयर को खरीद रही होती है, जिसमें उनके पोर्टफोलियो में 40 कंपनी के शेयर हो सकते हैं, 50 कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है, रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक समय में 40 कंपनी परफॉर्म ना कर रही हो, उसमें से 20 भी कंपनी परफॉर्म करेगी तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। उसमें से अगर मान लीजिए कि 10 कंपनी निगेटिव में है लेकिन 40 में से 30 कंपनी पॉजिटिव में है, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव ऊपर ही जा रहा है। इससे क्या होता है कि हमारे पैसे को अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई। अब म्यूचुअल फंड तो ये बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई। इसके अंदर भी देखेंगे तो 3 कैटेगरी बनी हुई है। पहला इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा हाइब्रिड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी की। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी को हिंदी में बोलते हैं हिस्सेदारी, यानी कि आप पर्टिकुलर किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। जैसे कि इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में ये पहला कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें आप पर्टिकुलर जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस से वो इक्विटी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, वो पर्टिकुलर एएमसी, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हो गया, तो ये सभी एएमसीज हैं जो कि आपके पैसे को कलेक्ट करके और विभिन्न प्रकार के शेयर्स को आपके बिहाफ पर लेती है। अब ये जो शेयर्स ले रही है वो कई कंपनीज के हो सकते हैं। उनके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो 40-50 शेयर्स कंपनीज के शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है।
तो यहां पर क्या कर रही है एएमसी, आपके बिहाफ पर जो शेयर ले रही है, यानी उस कंपनी की हिस्सेदारी ले रही है, यानी आपका उस कंपनी में हिस्सेदारी हो गया। अब जिस प्रकार से कंपनी परफॉर्म करेगी उसी हिसाब से आपका पैसा ग्रोथ करेगा। अगर कंपनी परफॉर्म करेगी अच्छा तो आपका पैसा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, और अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी तो आपका पैसा निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। यानी आपका जो पैसा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, किस पर डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि इक्विटी मतलब कि हिस्सेदारी, इसमें आप डायरेक्ट कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। रिस्की कहने का मतलब क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपका पैसा भी परफॉर्म नहीं करेगा, यानी इस पर रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर कंपनी परफॉर्म कर रही है तो आपके पैसे पर भी रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब कि आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये टोटली डिपेंड करेगा उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर। और चूंकि म्यूचुअल फंड में आपके बिहाफ पर जो एएमसी है वो 40 से 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखी हुई है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक समय में 40 कंपनी परफॉर्म ना कर रही हो, कुछ ना कुछ तो कंपनी परफॉर्म करेगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो रिस्क जो होता है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाता है। यानी पहला जो टाइप हो गया म्यूचुअल फंड में इक्विटी, यानी कि आप डायरेक्ट कंपनी का हिस्सेदारी ले रहे हैं। दूसरा जो होता है डेट। डेट को हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो उधारी होता है, यानी आप पर्टिकुलर किसी को उधार दे रहे हैं। एग्जैक्टली डेट म्यूचुअल फंड भी उधारी ही है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि म्यूचुअल फंड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि सरकार हो गया या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, चाहे प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज, इनको अपने नए प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ये पैसे इंडिविजुअल एक के पास तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है इन्हें आम पब्लिक से उधार लेना ही होगा। तो ये क्या करते हैं कि आपको इसमें हिस्सेदारी नहीं देते हैं, अपने शेयर्स आपको नहीं दे रहे होते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि प्राइवेट कंपनी को अगर मान लीजिए पैसे की जरूरत है तो वो पब्लिक से अगर पैसे उधार लेना चाहती है तो वो सिक्योरिटीज बेच सकती है या फिर बॉन्ड्स बेच सकती है। इसी प्रकार से पीएसयू भी सिक्योरिटीज और बॉन्ड बेच सकती है। सरकार आपका ट्रेजरी बिल ला सकती है। इस प्रकार के जितनी भी स्कीम्स होती हैं उस पर रिटर्न फॉर्म में आपको दिया जाता है कि हम इतना % आपको रेट ऑफ रिटर्न देंगे, यानी इसमें रिस्क कम हो गया। रिस्क कम क्यों हुआ, क्योंकि आपको रिटर्न फॉर्म में मिल रहा है कि हम इतने % आपको रेट ऑफ रिटर्न देंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है। कैसे, अब जैसे आम पब्लिक को देखें तो वो कहेगी कि हम बैंक में एफडी कर दें तो उसमें भी तो हमें रेट ऑफ रिटर्न, वो भी रिटर्न फॉर्म में मिल रहा है, वो तो ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि रिस्क है तो इश्क है। आपने एक जो हर्षद मेहता वाली फिल्म देखी होगी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिस्क है तो इश्क है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को ग्रोथ ज़्यादा दिलाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप सेफ बिल्कुल खेलना चाहते हैं तो आप एफडी आरडी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कई बार देखा गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट होता है उसको भी बीट नहीं कर पाता। यानी जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है उसी उतना ही रेट आपको एफडी और आरडी में ऑफर किया जा रहा है। इससे आपके पैसे को ग्रोथ नहीं मिली, बल्कि आपका पैसा सिर्फ महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है। यानी आपका पैसा आज जो इन्वेस्ट आपने किया और कल जो बढ़ करके मिलेगा, एक्चुअली में आपको वो क्वांटिटी में दिख रहा होगा कि वो 100 रुपए से 107 रुपए या फिर 106 रुपए हो गया। लेकिन आप ये भी देखिए कि 100 रुपए की जो वैल्यू थी, जो परचेजिंग पावर आज थी, कल जब वो बढ़ करके 106 रुपया हो रहा होगा तो इन्फ्लेशन भी 6% से बढ़ा है, यानी वो वस्तु भी 106 रुपए की हो गई। यानी आज जिस 100 रुपए से उस वस्तु को आप खरीद पा रहे थे, कल भी 106 रुपए से उसी वस्तु को खरीद पाएंगे, नया कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। यानी आपका पैसा केवल इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ रहा है, इससे आपका पैसे को ग्रोथ नहीं मिलती है, आप सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए एफडी और आरडी की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर इन्फ्लेशन के आसपास का आपका एक तरीके से रेट ऑफ रिटर्न होता है। लेकिन जितने भी जो डेट होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है या फिर ट्रेजरी बिल, इस प्रकार की सिक्योरिटीज को जब लेकर के आती है तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा इससे ज्यादा ऑफर किया जाता है। अब यहां पर देखिए ये डायरेक्टली इसमें रिस्क भी है। अब मान लीजिए बैंक ने क्या किया कि रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा दिया एफडी पर, तो उसके वजह से जो पब्लिक है वो ज्यादा एफडी की तरफ मुड़ जाएगी। और अगर रेट ऑफ रिटर्न घटा दिया एफडी आरडी पर तो पब्लिक जो है वो ट्रेजरी बिल और इस टाइप की तरफ, सिक्योरिटीज की तरफ जाने लगेगी। ये सारी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी और भारत सरकार हमसे उधार लेती है और हमें रिटर्न फॉर्म में देती है कि इसके बदले हम आपको इतना रेट ऑफ रिटर्न देंगे, इतना पैसा हम आपको बना करके देंगे आपके मैच्योरिटी पर। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये पैसा एफडी आरडी का रेट अगर बढ़ता है या फिर घटता है तो ये भी चीज़ें इंपैक्ट होती हैं। साथ ही साथ इसमें क्रेडिट भी रिस्क होता है। तो इसमें दो प्रकार के रिस्क हो गए, पहला क्रेडिट रिस्क और दूसरा इंटरेस्ट रिस्क, कि अगर एफडी आरडी के रेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है पब्लिक इधर से मूव हो जाएगी उस साइड में। तो यहाँ पर
इक्विटी के हिसाब से देखेंगे तो कम रिस्क डेट में है, क्योंकि इक्विटी तो पूरा डिपेंडेंट है किस बात पर, मार्केट पर, कि वो कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म करेगी। लेकिन डेट में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी मिल जाता है इस बात को लेकर के कि एक रिटर्न फॉर्म में आपको दे दिया जाता है कि हम इतना रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑफर करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब ये पहला हो गया इक्विटी और दूसरा हो गया डेट, और तीसरा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हो गया कि दोनों का मिला जुला रूप। इसमें क्या होता है, इक्विटी की भी प्रॉपर्टीज होगी और डेट की भी प्रॉपर्टीज होगी। यानी कि आपका कुछ पैसा आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसका कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज आपका इक्विटी में डाला जाएगा और कुछ पार्ट आपका डेट में डाला जाएगा। तो डेट वाला तो थोड़ा सिक्योर हो जाएगा और इक्विटी वाला थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे को ग्रोथ दिलाना चाहते हैं तो आपको इक्विटी की तरफ आना ही पड़ेगा। अब यहां पर भी हाइब्रिड में भी कई कैटेगरीज बनी हुई हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इसके अलावा डायनेमिक एलोकेशन हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड। तो ये सभी क्या प्रकार हैं, तो देखिए हाइब्रिड का मतलब तो ये तो कंफर्म हो गया कि इक्विटी में भी पैसे इन्वेस्ट होंगे और डेट में भी पैसे इन्वेस्ट होंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई एग्रेसिव हाइब्रिड है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत आक्रामक है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, और रिस्क सबसे ज्यादा किस में है, इक्विटी मार्केट में है। तो एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है उसका मोस्टली पैसा इक्विटी में जाता है और कम शेयर्स या फिर कम परसेंटेज आप कह सकते हैं डेट में जाता है, क्योंकि आप रिस्क लेने के लिए ज़्यादा तैयार हैं। इसके अलावा अगर आप डायनेमिक एलोकेशन की बात करें, जो कि अधिकांश आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में देखने को मिलता है, तो इसमें क्या है, बैलेंस बना करके चलती है म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी एएमसीज। इसमें क्या करती है कि मान लीजिए शेयर मार्केट बहुत डाउन चला गया, शेयर मार्केट मान लीजिए बहुत डाउन चला गया, यानी जो शेयर्स है वो हमें सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैं। हमें प्रॉफिट कब होता है, जब हम किसी चीज को सस्ते पर खरीदे और महंगे पर बेचे। यानी कि जब शेयर मार्केट यानी पर्टिकुलर शेयर जब हमें सस्ते पर मिल रहा है तो उस समय क्या करती है ये एएमसी कि आपका जो पैसा डेट में है उसे निकाल करके और म्यूचुअल फंड जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें वो पैसे डालने लगती है, यानी कि डायरेक्टली कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने लगती है। इससे क्या होगा कि हमने चूंकि सस्ते में ले लिया शेयर्स, अब जब मार्केट अप होगा और शेयर्स के दाम बढ़ेंगे तब हम अपने पैसे उस शेयर्स को बेच देंगे और हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब मान लीजिए कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा हाई चला गया, अब वहां से हाई चला गया तो अब नीचे आने की संभावना बनेगी। तो अगर एएमसी को यानी म्यूचुअल फंड हाउस को यह महसूस होता है कि अब यहां से मार्केट क्रैश हो सकता है, तो वो इक्विटी वाले अपने जितने भी प्रोडक्ट थे उसको सेल आउट करेगी और वहां से जो पैसा मिलेगा उसे डेट में डाल देगी। यानी कि एक बैलेंस बना करके एएमसी चलती है कि जब अगर उसे यह महसूस होगा कि इक्विटी में अपॉर्चुनिटी है और यहां से हम अच्छा रिटर्न बना सकते हैं तो वो इक्विटी में पैसे डाल देती है, और अगर उन्हें यह लगता है कि डेट में अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसमें हम अच्छा पैसा बना सकते हैं तो वो इक्विटी से पैसे निकाल करके डेट में डाल देती है। यानी बीच में एक बैलेंस बना करके चलती है जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे को अच्छा ग्रोथ मिल सके। ये सब हो गई बेसिक्स म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जाते हैं तो किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख करके, किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को देख करके आपको इन्फ्लुएंस होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियल जो यूट्यूबर है या फिर इन्फ्लुएंसर है वो पैसे लेकर के पेड प्रमोशन के माध्यम से आपको चीजें बता रहा होगा कि आपको ये चीजें आपके लिए सूटेबल हो सकती है। तो आप के लिए वो चीजें अप्रोप्रिएट है या नहीं ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप अपने पैसे पर कितना रिस्क ले सकते हैं, आप अपने टाइम होराइजन, आप को कब इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ सकती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं डिफाइन कर सकता। और यकीन मानिए किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी वीडियोस पर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पैसे लेकर के पेड प्रमोशन करके आपको उस प्रकार के प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हो। इवन मैं भी जब बता रहा हूं तो आपको यहां से केवल आइडियाज लेना है, अपना डिसीजन खुद आपको लेना है, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, कोई भी प्रोडक्ट आपको सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। अगर वीडियो में आप यहां तक देख चुके हैं तो बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। अब आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड एप्रोप्रिएट रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी एज 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है, तो इस कंडीशन में आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है अपने पैसे को ग्रोथ कराने के लिए, यानी कि आपका टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं मान लीजिए कोई 65 साल का व्यक्ति है और अगर वो म्यूचुअल फंड में आना चाहता है, तो अब उसके पास अगर भारत की एवरेज एज देखा जाए तो 65-70 बहुत है आज के समय में। तो मान लीजिए 65 साल में वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा है उस 20 साल के बच्चे के बराबर? नहीं है। उसके पास मैक्सिमम 5 से 10 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लीजिए। तो उसके लिए उस टाइम होराइजन के हिसाब से प्रोडक्ट उसको चुनना होता है। और 20 साल का बालक है, अगर उसको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट होगा। 20 साल वाला बालक अपने पैसे पर ज़्यादा रिस्क ले सकता है क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा है। क्यों? जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो
लास्ट में आपका पैसा बढ़ना ही है, ये 100% गारंटी है। अगर जब से शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है, अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको वो ऊपर ही जाता दिखेगा। आपको शॉर्ट टर्म में ये चीजें ऐसे ऐसे दिखती होंगी ग्राफ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज से 2 साल बाद 5 साल बाद आप इंडेक्स का ग्राफ देखेंगे तो वो आपको ऊपर ही जाता दिखेगा। यानी अगर आपके पास लॉन्ग टर्म है, 20 साल के आप हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, और आप 60 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म माना जाता है। इस कंडीशन में आपके लिए जो प्रोडक्ट होगा वो इक्विटी बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है किससे? कंपनी के परफॉर्मेंस से, और इन कंपनीज का जिस प्रकार से परफॉर्मेंस होगा आपका पैसा भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलेगा वो ज्यादा मिलने की संभावना रहती है। वहीं डेट की अगर हम लोग बात करें तो डेट में रिस्क तो कम है, लेकिन साथ ही साथ आपका रेट ऑफ रिटर्न घट जाएगा। तो आपके पास चूंकि ज्यादा समय है, आप अपने पैसे को ज्यादा समय दे सकते हैं ग्रोथ करने के लिए, तो आपके लिए इक्विटी बेस्ड होगा जो 20 साल का बालक है, 25 साल का बालक है। लेकिन वहीं अगर 65 साल का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए इक्विटी बेस्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास बहुत कम समय है। हो सकता है उसके पास 4 साल, 5 साल, 6 साल का समय हो। जब भी आप म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में आते हैं तो इतने कम समय में, जब भी अगर आप कोई म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन किया रहता है कई बार कि कम से कम 4 साल, 5 साल आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। यानी कि जब आप 5 साल, 6 साल, 7 साल तक जाते हैं तो म्यूचुअल फंड से आपके पैसे के घटने की संभावना कम हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देगा। लेकिन क्या उस 65 साल के व्यक्ति के पास इतना समय है? नहीं है। इसलिए वो डायरेक्टली अपने पूरे पैसे पर जो उसको मिला हुआ है कहीं से भी फंड, वो अब उस पर रिस्क नहीं ले सकता। तो उसके लिए कैसा फंड बेस्ट रहेगा? उसके लिए डेट फंड बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर वो ये चाहता है कि हम थोड़ा सा रिस्क लें, वो 65 साल का व्यक्ति अगर ये चाहता है कि हम थोड़ा सा रिस्क लेकर के अगर ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं, अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उसके लिए कैसा फंड बेटर होगा? उसके लिए हाइब्रिड फंड बेटर होगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड में क्या होगा कि उसके कुछ पैसे, कुछ परसेंटेज उसका डेट में लगा हुआ है जो कि काफी हद तक सिक्योर है, और कुछ पैसे इक्विटी में लग रहे हैं। जो पैसे इक्विटी में लगेंगे वो डायरेक्टली शेयर मार्केट से इंपैक्ट होगा और उस पर अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। यानी कुछ पैसे पर वो रिस्क ले सकता है और कुछ पैसे को वो सिक्योर रख सकता है। अब हाइब्रिड में भी कई कैटेगरी बनी हुई है। अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो डेट का परसेंट रहता है वो ज्यादा रहता है और इक्विटी के परसेंट कम रहता है। वहीं अगर आप एक एग्रेसिव हाइब्रिड की तरफ जाएंगे तो उसमें इक्विटी का परसेंटेज ज्यादा रहता है। तो उसमें भी 65 साल का व्यक्ति ये तय करना होगा आपको कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या आप एग्रेसिवली अपने फंड को इक्विटी में डालना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप पर्टिकुलर किसी भी वीडियोस को देख करके इन्फ्लुएंस ना होइए। उसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लेकर के एक्सपर्ट सलाह दे रहे होते हैं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट सही हो सकता है, ये प्रोडक्ट सही हो सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट सभी एज के और सभी के रिस्क फैक्टर के हिसाब से सही नहीं होता है। आपको इंडिविजुअल लेवल पर अपने रिस्क को मैनेज करना होगा, अपने टाइम होराइजन को देखना होगा, साथ ही साथ आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं, आपके पास हेल्थ से संबंधित अगर कोई इश्यू हो जाती है तो आपके पास फंड है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आपके लिए प्रॉपर और बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है। दोस्तों, ये पूरा म्यूचुअल फंड के टाइप्स और किस प्रकार से आपको सिलेक्शन करना है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।